तो अभी ना इस एग्जाम का मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो अब कॉलेज वाला मैंने पॉइंट इसलिए उठाया था कि जो लोग अभी कॉलेज में है ना, उनके पास एक एडवांटेज है जो मैंने तब यूज नहीं किया था जब मैं अपने कॉलेज लाइफ में था ना। तो मुझे पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था, एकेडमिक्स वगैरह का, मैं बहुत रिसर्च सेंटर्स में काम करता था, पब्लिकेशन इन सब में इन्वॉल्व था। तब मैंने ना स्पेसिफिकली टारगेट नहीं किया था कि मुझे जुडिशरी एग्जाम लिखना होगा आगे, ऐसा सब प्लान नहीं किया था। तो उससे मुझे दिक्कत हुई क्योंकि मैं दो नंबर्स अच्छे लाता था कॉलेज में, मेरा परफॉर्मेंस बहुत ठीक अच्छा था एकेडमिकली। पर जब मैं इस एग्जाम की जर्नी में उतरा ना खुद, तो मैंने देखा कि प्रीलिम्स में कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे थे जो बेरेक्ट ओरिएंटेड रहते हैं। हमारे कॉलेज में मोस्टली एग्जाम्स ओपन बुक होते थे, बेरेक्ट ऑलरेडी दे देते थे, तो ये था कि जो देख सकते हो उसे याद मत करो। पर इस एग्जाम का एक मेजर चंक ना, प्री वाला जो एग्जाम है एटलीस्ट, वो याद करने पे बहुत ज्यादा फोकस करता है कि आपको बेरेक्ट कितने अच्छे से याद है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, छत्तीसगढ़ का जो रिसेंट प्री हुआ था उसमें 100 क्वेश्चंस है। तो अराउंड 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जो या तो कोई सेक्शन का नंबर पूछ रहे थे, या तो नंबर ऑफ डेज पूछ रहे थे। मतलब जिन सवालों को अपन क्लैरिकल सवाल कहते हैं ना, कि नंबर्स या टेक्निकल डिटेल से जुड़े सवाल थे, वो किसी राइट या कॉन्सेप्ट की ज्यादा बात नहीं कर रहे थे कि इस किस सेक्शन में ये बात कही गई है, कितनी पनिशमेंट होगी, कितने दिन में नोटिस देना है, कितने दिन में अपीयरेंस देनी है। तो डेज, सेक्शन नंबर, ऐसे अराउंड 40 क्वेश्चंस कुछ थे। आप पेपर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो मतलब कि जितने भी लॉज हैं उनका जो बेरेक्ट है उसको आपको बहुत बेहतर तरीके से एकदम याद होना, तो आपका प्री निकलने का एक अपॉर्चुनिटी बनता है। ठीक है, तो अब जब कॉलेज में रहते हुए जो लोग प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं ना, उसको लाइटली मत लेना। क्योंकि ये वैसा नहीं कि आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, आप लॉ का एप्लीकेशन बहुत अच्छे से जानते हो, आपका नॉलेज धीमे धीमे बेस बिल्डअप हो गया, आप अप्लाई कर दोगे, वैसा नहीं है। यहाँ पे ना प्रेसिजन भी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली याद है क्या। अगर क्योंकि प्री का कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, आप मान लीजिए अराउंड 80% प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा सिर्फ प्री क्वालिफाई करने के लिए। तो जब आपको बहुत बेहतर याद होगा ना, तो ही आप प्री क्वालिफाई करते रहेंगे। और जैसे जैसे आगे एग्जाम्स बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन हमेशा कट ऑफ बढ़ता जा रहा है प्री का। तो कॉलेज वालों के पास एक एडवांटेज ये है कि अगर आप मल्टीपल स्टेट्स भी टारगेट करना चाहते हो, तो आप अपना एक बार रिवीजन करके जो जो स्टेट्स के एक्स्ट्रा लोकल लॉज है ना, उनके आप पढ़ के रख लो। लोकल लॉज में ज्यादा डायनामिक होते नहीं, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस लोकल लॉज में आते नहीं है, या जूरिस्प्रूडेंस का बहुत ज्यादा इवॉल्व नहीं होता। थोड़े बहुत केसेस एडअप होते हैं तो आप बाद में एडअप कर सकते हो। पर अपने लोकल लॉज के एक नोट्स बना लो। ये कॉलेज वालों के लिए एग्जाम एक अच्छा टाइम है कि बहुत एक्स्ट्रा टाइम पड़ा है, तो अलग अलग स्टेट्स के जो भी आप चाहो, 3-4 स्टेट्स के, उनके लोकल लॉज के नोट पहले से तैयार करके रखो, ताकि जब आप कॉलेज के बाद जब एग्जाम साइकिल में उतरो ना, तो आपके पास पहले से प्रिपेयर हो। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या जाती है, जब आप एग्जाम साइकिल में डायरेक्ट हम उतर जाते हैं ना, तो क्या होता है कि आपको डेट नहीं पता होगी कि आपका एग्जाम कब होना है, नोटिफिकेशन कब आना है, किसी को कुछ नहीं पता। एक और कई बार ऐसा होता है, काफी बार होता है कि किसी एक साल कोई स्टेट का एग्जाम आया ही नहीं। आप मान लो एमपी टारगेट कर रहे हो और पूरे साल एमपी का एग्जाम नहीं आया। या आप मान लो जैसे झारखंड दिया, झारखंड का प्री होते हुए अभी 9 मंथ्स अप्रॉक्स हो चुका है, उसका रिजल्ट आ गया बट मेंस का डेट नहीं आया। तो हो सकता है किसी का टारगेट झारखंड हो, अब उसका मेंस नहीं हो रहा है। किसी का टारगेट यूपी हो, यूपी का इस साल यूपी का कोई वैकेंसी ही नहीं है। तो वहां पे दिक्कत जाती है। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, जो प्रेपरेशन साइकिल में होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अब यूपी जैसे हम फोकस कर रहे थे, यूपी का वैकेंसी ही नहीं आया, कोचिंग वाले एक न्यूज आना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको स्टूडेंट्स चाहिए कि यूपी आने वाला है, यूपी आने वाला है। तो बच्चे पहले से उसमें लगे रहते हैं। या कुछ कोचिंग वालों का नॉलेज बेस बहुत लिमिटेड होता है, मैं उस पर आऊंगा इस बात पे, कि वो जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं जो डायरेक्ट ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं, तो कोचिंग वाले उसी की एक्सपर्टीज रखते हैं, तो वो अपने बच्चों को उस तरफ आगे दिशा में बढ़ाते रहते हैं कि तुम डायरेक्ट ही पढ़ते रहो, यही फोकस करो। कई दफा वो वैकेंसी नहीं आती है, तो फिर आखिर में क्या होता है ना, एस्पिरेंट्स क्या करने लगता है अपने पहले या दूसरे अटेम्प्ट में भी, कि अब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं नया एग्जाम में कर लूंगा। तो हर बार नोटिफिकेशन आता है तो उन्हें नए लोकल लॉस पढ़ने पड़ते हैं, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा गेम मेमोरी या इंफॉर्मेशन को रिटेन करने पे है, तो एक डिसएडवांटेज में आप आ जाते हो, एक बहुत विशियस साइकिल हो जाता है जिसमें आप ट्रैप होने के चांसेस पड़ते हैं। क्योंकि आप हर बार वैकेंसी आया तो आप नए लॉज तब पढ़ना शुरू कर रहे हो, कोई इंसान पहले से उसको टारगेट करके रख रहा है, और आप यहाँ पे टारगेट करने वाला स्ट्रेटेजी भी हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका काम है, हो सकता है आपने जो टारगेट किया उसका वैकेंसी नहीं आया। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसका प्री निकालना। जैसे मैं एक चीज और बताऊंगा कि दिल्ली का इस बार का जो प्री था, उसका रिजल्ट चेंज हुआ। कुछ क्वेश्चंस प्री रिजल्ट में पहली बार में गलत आए थे, बाद में उन क्वेश्चंस को चेंज किया और फिर वापस से प्री का रिजल्ट आया। उसके बाद मेंस देने के लिए कम टाइम था,
मतलब जो बाद में बच्चों को रिजल्ट पता चला उनको मेंस देने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिला, जो पहले से प्री में सेलेक्ट हो गए थे उनके पास ज्यादा टाइम था। उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे जो बाद में प्री में सेलेक्ट हुए उनका मेंस निकला है, वो इंटरव्यू देने आए हैं। सोचो जो पहले से प्री में सिलेक्टेड था उस प्रोसेस में था, कुछ लोग वो नहीं निकाल पाए। तो ये नहीं है कि आपका इंटेलिजेंस या नॉलेज लेवल जो है वो कम है इसलिए आपका प्री नहीं निकल रहा है, जरूरी नहीं है। प्री के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है कि आपको लोकल लॉज पता है क्या, उस स्टेट में अगर जीके पूछ रही है तो आपकी जीके अच्छी है क्या, आप न्यूमेरिकल या जो क्लरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से लगा सकते हो क्या, आपको बेरेक्ट पूरा याद है कि नहीं। हो सकता है आपके कई बार कई लोगों के मेंस या इंटरव्यू के हिसाब से कॉन्सेप्ट उतने अच्छे नहीं होते पर बेरेक्ट बहुत अच्छा होता है तो उनका प्री निकलने का चांसेस स्ट्राइक रेट बहुत हाई हो जाता है। तो प्री इसलिए बहुत टफ है, एक्सेप्शनली टफ है, क्योंकि लोग कोई कुछ भी करे, जैसे मान लो छत्तीसगढ़ का बच्चा है, उसको पता है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक प्री होता है और फिर सीधे जजमेंट राइटिंग का मीन्स का एक पेपर होता है, ट्रांसलेशन का, लॉ का और पेपर नहीं होता। उसके बाद सिर्फ एक इंटरव्यू है। तो उसको पता है कि उसे मेंस के लिए लॉ नहीं पढ़ना है, ठीक है, पर मुझे प्री बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब दिल्ली या हरियाणा भी जो प्री करा रहा है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बेरेक्ट ओरिएंटेड ही रहते हैं। कम क्वेश्चंस प्री में ऐसे होते हैं जो बहुत कॉन्सेप्चुअल हो या आपका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्व कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। तो इवन एमपी और छत्तीसगढ़ का बच्चा अगर थोड़ा सा दिल्ली के एक्स्ट्रा लॉस पढ़ ले या जो भी रिक्वायरमेंट है थोड़ा बहुत भी पढ़ ले एक्स्ट्रा, तो वो दिल्ली का प्री भी निकाल सकता है। दो मेंस निकाल पाए या ना निकाल पाए वो अलग बात है, पर वो दिल्ली का प्री निकाल के उसमें आपका कॉम्पिटिशन तो बढ़ा देगा। तो चाहे आप कॉन्सेप्चुअल स्टेट टारगेट कर रहे हो जिसमें कॉन्सेप्चुअली ज्यादा सवाल पूछे रहे हैं, चाहे आप एक ऐसा स्टेट टारगेट कर रहे हो जहाँ पे बेरेट से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, दोनों केसेस में आपको प्री निकालने के लिए बैरेट में अपनी मास्टरी तो बनानी ही पड़ेगी। तो पहला रूल ये बना लो कि हम दिल्ली निकालने वाले हैं या छत्तीसगढ़ देने वाले हैं, एमपी देने वाले हैं, जो भी स्टेट दे रहे हैं, हमारा बैरेट बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का कंपटीशन है प्री बेरेट वाला ही पूछा जाएगा, तो बेरेट अगर अच्छे से नहीं याद है, वो आपसे वो क्लरिकल सवाल या सेक्शन नंबर वाले सवाल अगर नहीं बनते हैं तो आप नहीं कर पाओगे, दिक्कत जाएगी। अब बेरेट पढ़ने में क्या तरीका लगाना है, ठीक है, ये बताओ। मैं सब लोग सुन रहे हो ना? यस सर। स्क्रीन तो ऑन यस नहीं है, सर। तो मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है चलो। तो यार ऐसा हो सकता है ना, बहुत सारे लोग अभी कॉलेज में ना, तो कॉलेज तक ना उतनी सीरियसनेस नहीं आती इस एग्जाम को लेके। मतलब मैंने ना पहली दफा कॉलेज में जब ये पेपर देखे थे प्री के, मैं सोचा था कि यार हाँ ये तो इतना इजी सवाल पूछ रहे हैं, यही तो सवाल, ये तो कितना इजी है, तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, ये सवाल तो क्या है। मेंस के पेपर देखे तो मैं सोचा व्हाट बेस्ड क्वेश्चन है कि गिफ्ट क्या होता है ये बताओ। मैंने कहा तो मतलब जैसे हमारे कॉलेज में एनयू दिल्ली में सवाल आते थे मेंस का, जो भी हमारा पेपर बनता था डिस्क्रिप्टिव, उसमें हमेशा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते थे, बहुत टफ होते थे। तो मुझे लगता था कि हाँ मतलब इस मतलब बहुत इजी है ये तो। पर जब मैं उस साइकिल में गया ना तो मुझे समझ में आया कि वो मेरे लिए इजी, सबके लिए इजी है वो। और फिर आखिरी में वॉर होती है कि कितना ज्यादा याद है आपको प्री का, तो बहुत टफ पड़ता है एक्चुअली वो, मतलब बिल्कुल इजी नहीं है सच में। तो इसलिए अभी आपको सीरियसनेस नहीं समझ में आ रही है, पर मैं इतना उस पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो प्रोसेस से गुजरा हूँ। तो मैं बता सकता हूँ कि अभी जो टाइम जितना यूज कर सकते हो ना बेरेट्स और लोकल लॉज अच्छा करने में कर लो। अब आते हैं बेरेट कैसे पढ़नी है। देखो एक दो टेक्निक लोग लगाते हैं। एक तो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब आती है परीक्षा मंथन करके, लिख लो, नाम लिख लो। मतलब दो तीन तरह की किताबें आती हैं, एक सिंगल आती है, यूनिवर्सल आती है, एक परीक्षा मंथन आती है। मैं परीक्षा मंथन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी जो किताब होती है उसमें ना वो, अगर एक क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ है ना, एक ही बार लिखते हैं, उसमें लिख देते हैं कि ये 4 स्टेट्स में पूछा गया, वो बार बार उस 4 क्वेश्चन को डुप्लीकेट नहीं करते, तो वो 3-4 वॉल्यूम में नहीं होती, एक वॉल्यूम में समा जाती है। और उनका मतलब जनरली एडिटिंग उनका ठीक है, तो उनके आंसर्स की एक्यूरेसी ठीक रहती है। तो लोग क्या करते हैं, परीक्षा मंथन की किताब ले ली एमसीक्यू की, उसको लगाया, ठीक है, उसको बार बार लगाते हैं लोग, कई सारे लोगों का फोकस रहता है कि बार बार लगा लो तो याद ज्यादा अच्छे से हो जाए। और फिर उसके साथ रख के ना बैरेट पढ़ते हैं, सिर्फ बैरेट पढ़ते हैं, बैरेट याद करने की कोशिश करते हैं। तो इवन जब मैं भी कॉलेज में पढ़ा रहा था ना, तो मतलब मेरा जल्दी नेट निकल गया था, यूजीसी नेट, मैं तैयारी नहीं किया था उसका, इतना निकल गया था। मैं थोड़ी देर के लिए गेस्ट लेक्चरर भी था, कॉलेज में पढ़ा रहा था। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, तो जैसे मैं सीपीसी पढ़ता था ना, तो मुझे सीपीसी पढ़ने में ये ध्यान देना पड़ेगा कि नेसेसरी पार्टी क्या है, कब ऐड करना चाहिए, किस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं, है ना, कुछ भी, या रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या है, ऑर्डर 1 रूल 8 और एसडीडी काटा में कैसे मैं रिलेट करूंगा, ऐसी चीजों में मेरा दिमाग ज्यादा चलता था कि जानना था मुझे कि क्या एक्चुअली में होता है। पर मैं जब पढ़ा रहा था तो मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि सर सीपीसी पढ़ने के लिए मैं एक काम करूं, पहले पूरी इंडेक्स याद कर लेती हूँ या सारे चैप्टर्स के नाम लिख लेती हूँ और याद कर लेती हूँ। तो तब मुझे लगा कि यार ओके,
कि हाँ ये तो मतलब इस तरीके से तो मैं सोचता ही नहीं हूँ। पर फिर मैंने देखा कि जिस तरीके से वो सोच रही है एग्जाम के लिए, वो कितना सही है उसका सोचना। मतलब कितना सिंपल चीज है पर कितना इफेक्टिव है कि जब अगर एमसीक्यू में ये सवाल आ रहा है कि किस चैप्टर नंबर में ये बात लिखी है, किस सेक्शन नंबर में ये बात लिखी है, तो इंडेक्स याद करना कितना इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं कितना सिली चीज कर रहा हूँ कि मैं इंडेक्स अकेले अलग से बैठ के नहीं रट रहा हूँ। दो कई बार मैं कॉलेज में याद कर रहा हूँ, मतलब कॉलेज में मैं ये नहीं सिखाया जाता कि बैठ के इंडेक्स याद करो। पर अगर एग्जाम की ये डिमांड है कि आपसे सेक्शन नंबर बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो इंडेक्स याद करने में भलाई है। आप पहले बैरेक्ट उठाओ, उसका इंडेक्स है उसको याद कर लो, चैप्टर नंबर किस चैप्टर में कौन सा सेक्शन आता है ये भी याद कर लो। तो इंडेक्स से क्या होगा, एक एक लाइन से ना आपको सेक्शन नंबर याद रहेंगे कि इस सेक्शन में ये बात लिखी है, इस सेक्शन में ये बात लिखी है। ठीक है, ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग नहीं है टास्क, डिफिकल्ट भी है पहले पहले, पर कोई बुराई नहीं है। कम से कम इसको याद कर लिया तो बहुत सारे क्लैरिकल जो नॉर्मल सेक्शन नंबर किस सेक्शन में ये बात, सेक्शन 9 में क्या लिखा है, तो इसको सोचते वक्त आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और इवन ये भी होता है ना, जैसे अपन प्लैट वगैरह देते थे या कोई ऐसे एग्जाम देते थे एलएलएम जहाँ पे क्वेश्चन में कुछ डिटेल लिखा होता था, तो अपन प्री में क्या करते थे कि क्वेश्चन के हिसाब से अपना कुछ माइंड अप्लाई करके कुछ आंसर कर सकते थे। पर अगर मैं आपको ये लिख दूं कि किस अगर मैं ये क्वेश्चन बनाता हूँ एक लाइन का कि सिविल सूट का जो जुरिस्डिक्शन है एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बार्ड है, वो किस सेक्शन में लिखा है, 9 10 11 12 डाल दूं। आप इसमें क्या अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाओगे? अगर आपको वो नंबर नहीं याद रहेगा तो आप वो क्वेश्चन लिख ही नहीं सकते। तो दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा वहां काम नहीं आएगा अगर आपको याद नहीं है। तो पहला चीज तो ये है कि बैरेक्ट उठाओ, उसका इंडेक्स याद कर डालो। ठीक है, दूसरा चीज है कि एमसीक्यू का बुक साथ में रखो। अब बैरेट को पढ़ना शुरू करो। ठीक है, तो अब दो तरीके के लोग निकलते हैं इसमें। एक वो लोग निकलते हैं जिनको याद करना अच्छा लगता है, याद कर सकते हैं, ज्यादा पढ़ना नहीं पसंद। ठीक है, तो अगर आप उस वाले टाइप में आते हैं कि आप याद अच्छे से कर लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट सीधे याद करना शुरू कर दो और एमसीक्यू साथ में लगाते रहो पुराने वाले। तो पुराने वाले एमसीक्यू से आपको क्या होगा फायदा कि डायरेक्ट एक एक शब्द याद करना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है कि एक एक शब्द सबको याद हो जाए। पर पुराने वाले क्वेश्चन लगाने से क्या फायदा होगा कि आपको जब क्वेश्चन लगाते जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार इस चैप्टर में से ये चीजें पूछी जा रही हैं, ये इस तरीके से सवाल बना रहे हैं कि नंबर ऑफ डेज पूछ रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर्स के लिए अपना रीजन रिकॉर्ड करना ये पूछ रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि सेक्शन के कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ये पता चल जाएगा। तो जो याद करने वाले ना वो इस तरीके से लगा सकते हैं कि डायरेक्ट पढ़ी सीधे और एमसीक्यू लगाते गए। ठीक है, अब वो लोग हैं जिनसे जैसे मैं था, मुझे ना कुछ पढ़ना चाहिए, मुझे समझ में आए तो ही मुझे अच्छा लगता है, मुझसे याद करने में मुझे बड़ी दिक्कत जाती है, मैं बैठ के याद नहीं कर सकता, मुश्किल होती है। तो जिनको ऐसा लगता है कि उनको पढ़ने की आदत है बहुत ज्यादा, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने की, तो वो क्या करें, एक एक टॉपिक उठाएं। ठीक है, उसको समझते जाएं, मतलब जो भी अपना मेन रिसोर्स रखें उसको समझते जाएं, पर वहां पे छोड़े ना। ये गलती मैं करता था कि समझ लिया, जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट सेक्शन है वो पढ़ लिया और उसके बाद मैं आगे बढ़ गया, एक आध बार एमसीक्यू लगा लिया और छोड़ दिया, ये मैं गलती करता था पहले। तो वहां पे रुकना मत आप कि समझ लिया, रिसोर्स से नोट्स बना लिए, ठीक है, उसके बाद आप वापस जाओ बैरेक्ट पे, बैरेक्ट में फिर से मार्क करो, जो भी बैरेक्ट का याद नहीं रह रहा उसके नोट्स बनाओ और एमसीक्यू को 2 बार लगाओ ताकि पूरे दिमाग में वो बैठ जाए। क्योंकि प्री में वो टेस्ट आपका बैरेक्ट कर रहे हैं ना। तो अब दोनों रास्ते मैंने बता दिया, अगर आपको सीधे बैरेक्ट पढ़ते नहीं बनती तो आप समझ के पढ़ लो, पर बैरेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते। और जिससे बैरेक्ट पढ़ते बन जाती है, जिसको इतना दिक्कत नहीं, उसको याद करने में अच्छा लगता है, वो सीधे बैरेक्ट उठाए और प्री के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले तरीका बता दिया बैरेक्ट पढ़ने का। अब आता हूँ मेंस पे। ठीक है, और यार सब लोग फॉलो कर रहे हो ना, बीच में कुछ हाँ हाँ है हेलो कुछ भी बोलते रहना कि हम हैं। ठीक है, Yes, sir. कोई Yes, sir, कर yes, sir. सकता है क्या? हाँ ठीक है, अच्छा ओके, थम्स अप, वो सही है ये। ठीक है, ये थोड़ा ऐसा रहता है ना, दीवार से बात कर रहे हो, कभी कभी ऐसा लगता है। कोई ना, तो अब जा रहे हैं मेंस की बात आती है। ठीक है, अभी तो ये तो बताया मैंने Guys, everyone who's comfortable switching on their camera, it will be really helpful for the speaker. Otherwise, if you're not comfortable, it's totally fine. हाँ ठीक है, कंफर्टेबल तो ऑन कर लो वरना कोई दिक्कत नहीं है, बात कर रहे हैं वैसा समझो। तो अब जाते हैं दूसरी स्टेज पे, आती है मेंस की। ठीक है, अभी प्री में क्या सीखा अपन ने, लिख लेना भाई ये अच्छे से सब लोग। प्री में क्या सीखा, लिख लेना, मतलब याद कर लेना, दिमाग में बैठा लो कि डायरेक्ट पढ़ना है, एमसीक्यू लगाने हैं, एमसीक्यू के हिसाब से डायरेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसके अलग से नोट बना के रख लेने। ठीक है, जब जब तुम लोग ये पढ़ोगे ना तुम्हारे खुद के नोट बनने लगेंगे कि यार
मैं एक लिस्ट बना लेता था कि नंबर ऑफ डेज जहां जहां इस बेरेट में है, मैं उसकी एक लिस्ट बना लेता हूँ कि कहाँ पे 30 डे लिखा है, कहाँ 45 डे लिखा है। क्योंकि अगर सवाल यही आने वाला है कि 30 डेज में था करना था 60 डेज में, तो मैं डेज अलग से याद कर लूँ। क्योंकि डेज ऐसी चीज नहीं है ना कि मैंने नॉलेज अपना गेन कर लिया, कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्ड कर लिया तो मेरे को डे याद रहेगा। नहीं भाई, जब तक मैं उसके मेरे दिमाग में बैठ नहीं जाता ना कि 30 था, 90 था, 60 था, तब तक मुझे कैसे याद रहेगा। कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो की चीज पता चल जाएगी कि हाँ उस लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं, पर उसके डेज या क्लरिकल चीजें नहीं याद रहेंगी। इसके लिए कई बार आपको रिफर करना पड़ता है बेरेट। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि कॉलेज में बहुत डिटेल में आप पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, पर अगर कोई स्पेसिफिक चीज पूछो तो बेरेट, आप वकील भी होगे तो आप बेरेट खोलोगे स्पेसिफिक चीज पे जाने के लिए, है ना, हाईलाइट करोगे। तो एग्जाम में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो एग्जाम में तो चाहिए वो स्पेसिफिक चीज। तो आपकी एक लिस्ट बन जाएगी कि कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लिखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा था, कहाँ पे डेज लिखे थे। ठीक है, वो आपको हर सब्जेक्ट के हिसाब से, पुराने क्वेश्चन के हिसाब से आप एक लिस्ट बनाते रहना कि इजी वाले क्वेश्चन अपन ये कर लेते हैं, इंडेक्स याद कर लिया। ठीक है, बेरेट के लिए तीसरा चीज ये भी कि जब इंडेक्स याद कर रहे होगे ना, तो डिग्लॉट वाला बेरेट का इंडेक्स यूज करना है। डिग्लॉट मतलब इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों दिया होता है। तो क्या करोगे, इंग्लिश के नीचे एक लाइन हिंदी में लिखी होगी उसी उसी बेरेट के इंडेक्स में। ठीक है, तो उसमें जो हिंदी के लीगल इंग्लिश के जो हिंदी के वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे ना, उनकी एक अलग से नोट बनाते रहना, लिस्ट बनाते रहना। क्योंकि कुछ एग्जाम्स होते हैं ऐसे, जैसे एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वो लिटरली 1 लाइन या 2 लाइन्स का ट्रांसलेशन पूछते हैं। वो एक पैराग्राफ नहीं देते आपको कि आप पूरी लैंग्वेज, आपका ग्राम मतलब ऐसे ग्रामर चेक कर रहे हो पूरा, 2 लाइन देंगे, 2-3 लाइन दे देंगे सिंपल, और एग्जैक्ट उन 2 लाइन का ट्रांसलेशन करना है। अब आपको अगर एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता वो लीगल हिंदी का, तो आप कैसे करोगे ट्रांसलेशन? फिर लोगों का यहाँ पे आता है कि यार लीगल हिंदी की कोई सी एक कोई मतलब बहुत सारे पब्लिशर आ गए कि इस पब्लिशर की किताब कर लेते काम हो जाएगा, इस कोचिंग के नोट्स कर लेते काम हो जाएगा। पर मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है भाई, आपको सबसे अच्छा चीज, सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है? कोई कोचिंग या कोई किताब एक बार में लीगल हिंदी को पूरा समराइज करके नहीं दे रही है, और दे भी रही है तो ऑफिशियल लीगल हिंदी के वर्ड्स दे रही है कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी एक किताब कैसे दे सकती है? पर अगर आप बेरेट की इंडेक्स में जाओगे, हर सेक्शन की लाइन लिखी हुई है, टाइटल लिखे हुए हैं, ऑलमोस्ट मेजोरिटी कीवर्ड्स जो लीगल हिंदी के हैं वो इंडेक्स में है ऑलरेडी। इंडेक्स तो वैसे भी याद करनी है प्री निकालने के लिए, तो वहीं पे एक नोट बना लो हिंदी और इंग्लिश का, तो एक कॉपी बन जाएगी अलग से इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन की। वो कैसे निकलेगी? बेरेट के इंडेक्स से ही निकलेगी। और अलग अलग याद करने में मेहनत मत लगाना। अगर मान लो आज मैं 1 to 30 सेक्शन याद कर रहा हूँ, तो मैं आज ही उन 1 to 30 सेक्शन के ट्रांसलेशन भी याद कर लूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्री निकालने का तरीका। अब यहाँ पे भी मत रुकना। ठीक है, इतना कर लिया, इसके बाद क्या करना, कहीं से भी देख के एक सब्जेक्ट वाइज प्री का पेपर लगा देना। क्योंकि अभी तो पूरा सिलेबस नहीं हुआ है आपका, एक सब्जेक्ट करोगे तो एक सब्जेक्ट किया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, उस एक सब्जेक्ट का पूरा पेपर लगा दो। और प्री के क्वेश्चंस इजी होते हैं, मेमोरी बेस्ड होते हैं, इंफॉर्मेशन कितनी याद है उस पे होते हैं। तो ये देखना कि अगर पेपर लगा रहे हो ना, तो 100 क्वेश्चंस लगा रहे हो, 95 सही होने चाहिए। ये अपना टारगेट रखना। अगर 95 सही नहीं हुआ ना 100 में से, तो मतलब यार अच्छे से याद नहीं किया फिर आपने। क्योंकि ये एप्टीट्यूड का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे जितना आपका मेमोरी या रिटेंशन का है। तो रिटेंशन नहीं है मतलब मेहनत कम है, या जो एग्जाम चाह रहा है वो नहीं है आपके पास, उतना नॉलेज बेस नहीं है, इंफॉर्मेशन बेस नहीं है, सॉरी। तो वो इन्फॉर्मेशन को फिर आपको करना पड़ेगा वापस गैदर। ठीक है, और जो कॉलेज वाले हैं वो लोकल लॉस के अलग से नोट्स बनाना शुरू कर दो बेरेट में। यहाँ पे बेरेट आ गई, खत्म हो गई, नंबर लगा लो, वो खत्म हो गया। एक बुक का नाम लिख लो, नरेंद्र कुमार की एक बुक आती है, ठीक है, एमसीक्यू की अलग से, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा भी। इस बुक से आप एमसीक्यू लगा सकते हो अगर आपको कुछ नए एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हो तो। बस इतना काफी होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एमसीक्यू। सॉरी सर प्लीज टेल मी जी जी। सर, एक बार वो बुक जो एमसीक्यू वाली बुक का नाम एक बार वापस बताइए तो सर। हाँ, नरेंद्र कुमार की आती है, मैं अपनी कॉपी भी नरेंद्र कुमार। निकाल के निकाला, एक सेकेंड। नरेंद्र, ठीक है सर। ये देखो, ये दिख रही है, ये रही। सॉरी सर, आई कांट सी, आई एम अच्छा सॉरी आपके लिए, हाँ एक नरेंद्र, सॉरी मैं देखा नहीं था, एक नरेंद्र कुमार की बुक आती है, नाम से भी वो मिल जाएगी, एक ही किताब है, नरेंद्र कुमार, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। नरेंद्र कुमार से ही वो मार्केट में अवेलेबल होती है, नरेंद्र कुमार। तो उसमें ना आपको पीवाईक्यू के अलावा और क्वेश्चन मिल जाएंगे। हालांकि जो बुक्स मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आप वही बुक लो, पर पीवाईक्यू की तो कोई सी भी ले लो, उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परीक्षा मंथन में अच्छा मेरे को लगता है, ठीक है। नरेंद्र कुमार की एक एक्स्ट्रा बुक है जिसमें पुराने के अलावा भी हटके सवाल है, आपको कहीं और से कोई और सवाल मिल सकते तो वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी प्रेफरेंस है, बस मैं बता रहा हूँ, मुझे ठीक लगी थी।
तो ये बुक लगा लिया आपने, ठीक है। प्री तक की कहानी खत्म कर रहे हैं अपन, यहाँ तक प्री हो गया आपका, ठीक है भाई। अब आते हैं मेंस पे। अब इतना तो आपने प्री के लिए पढ़ा, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो छत्तीसगढ़ और एमपी ही टारगेट कर रहे होंगे या राजस्थान टारगेट कर रहे होंगे, ऐसे लोग हैं क्या? कौन है जो ये सोच रहा है कि हम सिर्फ राजस्थान देने वाले हैं? कोई है यहाँ पे? यस सर, यस सर, आप सिर्फ राजस्थान टारगेट कर रहे हो महेंद्र? यस, यस कोई और सर। स्टेट नहीं? नहीं सर, एक्चुअली राजस्थान एंड मध्य प्रदेश ओनली। राजस्थान एमपी, ठीक है, आपको क्लैरिटी है, सही, अच्छी बात है। बाकी लोग सारे स्टेट देना चाहते हैं ना, दिल्ली वगैरह भी देना चाहते हैं। दिल्ली कौन देना चाहता है? दिल्ली वाले, जयांश दिल्ली देना चाहता है, समृद्धि भी दिल्ली देना चाहती है, स्नेहा दिल्ली देना चाहती है। अच्छा, बहुत सारे जो देना चाहते हो, ठीक है। शिवानी भी देना चाहती है, ओके, काफी हो यार जो दिल्ली देना चाहते हो, ठीक है। तो अब अपन ना दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। पहले उनको कैटर करते हैं जो राजस्थान एमपी या छत्तीसगढ़ ही देना चाहते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो देखो भाई, छत्तीसगढ़ में मेंस में लॉ के अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं आते। मेंस में केवल एक पेपर आता है जजमेंट राइटिंग का। तो जिसको ये क्लैरिटी कि हमें छत्तीसगढ़ ही देना है, तो उसके लिए थोड़ा ये चीज हो जाता है कि आपने प्री निकाल लिया, जजमेंट राइटिंग पे फिर अच्छा काम कर लिया, तो आपका काम वहां पे खत्म है। जजमेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन पे आपने काम कर लिया तो आपका छत्तीसगढ़ में काम खत्म है। इवन अब एमपी और राजस्थान में क्या होता है, छत्तीसगढ़ को ही थोड़ा मैग्नीफाई कर दो, डायरेक्ट ओरिएंटेड सवाल मेंस में भी पूछे जाते हैं। राजस्थान में तो इनफैक्ट एक स्पेस दी जाती है, उस लिमिटेड स्पेस में आपको लिखना होता है। तो अगर आपका प्री का डायरेक्ट बहुत अच्छा है और आप राजस्थान लिख रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, पुराने सवाल जो राजस्थान के मेंस के जो भी सवाल है, आपको उनको प्रैक्टिस करना है उसी डायरेक्ट के बेस पे जो आपने प्री के लिए पढ़ी थी, उसी नोट्स के बेस पे। क्योंकि आंसर आपको वही, क्योंकि डायरेक्ट से अगर मैंने पूछ लिया एडमिशन पे एक शॉर्ट नोट लिखो, आप क्या आंसर लिखोगे इसमें अलग से? वही लिखोगे जो डायरेक्ट के जो की इंग्रेडिएंट्स है उनको बताओगे। तो आपके मोस्टली जो नोट्स होंगे राजस्थान के लिए भी वो डायरेक्ट ओरिएंटेड ही होंगे, ठीक है, उसको प्रेफर करते हैं वो। तो आपका काम वहां पे हल हो गया। एमपी में आ जाओ तो थोड़ा और बढ़ा दो। एमपी में अभी थोड़ा ट्रेंड ये आया हुआ है कि वो क्वेश्चंस में थोड़ा और डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं आंसर्स में, ठीक है। इवन राजस्थान में भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो डिस्क्रिप्टिव मांग रहे हैं, पर उतना ज्यादा नहीं। राजस्थान का भी ज्यादा जोर जो है वो बेरेट की तरफ है, ठीक है। तो अभी पर अब इसको कैसे करें, एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज कंप्लीटली बेरेट प्री, उसके बाद जजमेंट राइटिंग अलग से एक पेपर, ठीक है। राजस्थान में मोस्टली बेरेट, कुछ सवाल ऐसे आ जाएंगे जो थोड़े टेक्निकल होंगे या एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। एप्लीकेशन भी नहीं कहना चाहिए, थोड़े जिसमें क्रिटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत एनालिसिस इन्वॉल्व होगा, बेसिक सा। और फिर आता है एमपी। एमपी में थोड़े सवाल और एडवांस लेवल के आ जा रहे हैं कंपैरेटिवली, ज्यादा डिस्क्रिप्शन मांग रहे हो, ज्यादा केस लॉ का नॉलेज मांग रहे हो। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कंपैरिजन में एमपी में आ सकते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। तो अब इन तीनों के लिए एक साथ आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्ट अच्छी कर लो। फिर एक तरीका है, सिंपल तरीका ये है, छत्तीसगढ़ एमपी और राजस्थान में इंटरेस्टेड लोगों के लिए एक परीक्षा मंथन की मेंस की किताब आती है 3 वॉल्यूम की, ठीक है। परीक्षा मंथन गाइड फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस, लिख लो उस किताब को, ठीक है। आपने अगर ये किताब पढ़ ली तो आपका ना मेंस इन तीनों स्टेट्स के लिए उतना उसमें मटेरियल ऑलरेडी उस किताब में कवर्ड है कि आपको इन तीनों स्टेट्स में मेंस में दिक्कत नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। तो ये भी मुझे बाद में पता चला था, आइडियली मुझे पहले पता करना चाहिए था। तो मतलब कुछ कुछ बच्चे थे जो मेरे साथ में थे या मैं जानता था दूसरे कॉलेजेस में जो भी मेरे दोस्त थे, तो मैंने देखा था कि उनका उतना पढ़ नहीं रहे हैं, उतनी वो बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं जो भी है, बट एग्जाम्स उनने जल्दी मुझसे ज्यादा जल्दी क्लियर किया, पहले क्लियर किया। तो एक किसी बच्चे ने मुझे ये एडवाइस दी थी कि भाई तू परीक्षा मंथन क्यों नहीं देखता है। और तब मेरे दिमाग में था, जैसे कॉलेज वाला चलता आ रहा था ना, मैं एक एक बुक उठा के पढ़ता था। फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार मैं गलती कर रहा हूँ ये तो, क्योंकि इतनी सारी बुक्स अलग से पढ़ना, उतना रिटेन करना मुश्किल है, उनके नोट्स बनाना मुश्किल है। मैंने सोचो पहली बार जब पढ़ रहा था ना, तो मैंने इवन ये भी ट्राई किया था कि मैं पीएसए पिल्लई से आईपीसी के नोट्स बना लूं। अब मुझे लगता है कि यार मैं क्या सोच रहा था, मतलब क्यों नहीं मैंने इतना सोचा कि उसकी नीड नहीं है उस एग्जाम, उस सवाल की जब उतनी ज्यादा नीड नहीं है उस उतने गहरे एनालिसिस की, तो मैं क्यों ये गलती करी मुझे बहुत रिग्रेट हुआ था। पर जैसे ही उसने मुझे बोला कि उसका किसी एक स्टेट में हुआ था सिलेक्शन, तो उसने मुझे बोला कि यार परीक्षा मंथन को यूज कर। तो मैंने ना अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी, मैंने कहा कि हाँ
परीक्षा मंथन को यूज करता हूँ मैं, तो मैंने ना परीक्षा मंथन पे आया कि परीक्षा मंथन पढ़ो। तो ये जो 3 स्टेट है ना, आप परीक्षा मंथन की किताब से ही नोट्स बना लो, वो किताब अपने आप में नोट्स की तरह ही है, और वो अच्छी किताब है, वो बुरी किताब नहीं है। तो पॉइंट ये होता है ना, जो टेक्स्ट बुक होती है ना, कई बार क्या होता है वो अच्छी हम लोग क्यों मानते हैं, हमें कॉलेज में ये चीज नहीं समझाते, जैसे केडी गौर को अच्छा क्यों मानते हैं, उसमें केडी गौर का इंटरप्रिटेशन है, उसने कई लोगों से अच्छा इंटरप्रिटेशन दे दिया, वो केडी गौर है। पीएसए पिल्लई अपना अलग इंटरप्रिटेशन दे दिया, नागेश्वर राव ने अपना एविडेंस को लेके एक नई समझ दे दी। तो उस चीज के लिए उनको अच्छा मानते हैं कि चलो कई लोगों ने नहीं किया, आपने एक चीज नया किया, आपने एक अपना इंडिपेंडेंट कंपाइलेशन बनाया, इसलिए आप अच्छे हो, तो उसको अपन वेटेज देते, रिस्पेक्ट देते, वो अच्छी बात है। और वो सारे केसेस की छोटी छोटी लाइन में ना समरी होती है, एक एक दो दो लाइन में वो फुटनोट्स होते हैं उसमें, तो उसमें उस टेक्स्ट बुक का काम ही होता है कि उस सब्जेक्ट पे जितना भी जूरिस्प्रूडेंस है छोटे में इकट्ठा कर दो, तो इसलिए उसकी रिस्पेक्ट है। पर ये जो बुक है परीक्षा मंथन हो गई या कुछ सिंगल की बुक आती है, उसमें बुराई नहीं है, वो बुक गंदी नहीं है। वो बुक क्या कर रही है, वो अपना इनोवेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दे रही है उस लॉ का, वो ये नहीं कह रही है कि हम कोई एकेडमिक ट्रीटाइज है उस कानून पे, पर वो एक ये चीज कर रही है कि अलग अलग अच्छी अच्छी किताबों में जो जो मेन मेन बात करी है, हम उसको एक जगह पे एसिमुलेट कर दे रहे हैं छोटे फॉर्म में। ठीक है, तो नॉलेज तो सही है, वो नॉलेज बुरी चीज नहीं है, वो जिस भी फॉर्म में लो, आप वो बड़ा पब्लिश मतलब ऐसा एकेडमिक वाला नहीं बुक में आता, वो एग्जाम के बुक कैटेगरी में आता, तो वो बुक बुरा नहीं हो गया, समझ रहे हो, एग्जाम पब्लिकेशन में आता है, एकेडमिक में नहीं है, तो बुक तो अच्छा है वो। तो परीक्षा मंथन के बुक पे आ जाओ, तो अपने दिमाग में ये चल रही होती है ना कि मुल्ला से पढ़ूंगा मैं, पीएसए पिल्लई ही से ही पढ़ूंगा, वो वाला हायरार्की हटा दो दिमाग से, अगर किसी के दिमाग में हो तो। क्योंकि मेरे दिमाग में इनिशियली था कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हूँ तो मैं ऑक्सफोर्ड हैंडबुक से पढ़ता हूँ, मेरा दिमाग ऐसा चलता था, पता नहीं क्यों। तो वो हटा दो भाई, परीक्षा मंथन जो है 3 रखो, पर परीक्षा मंथन ऐसी याद रखो कि एकदम याद हो जाए, ठीक है, कुछ भूलो ना उसको, इतना अच्छा पढ़ो, बार बार पढ़ो उसको। तो ये तुम्हारा एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब एग्जाम, बिहार, इसके लिए कवर करेगा। यूपी के लिए तो वो बुक बनाई गई है, तो यूपी का मेंस भी वो कवर कर देगी, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज क्या करनी है, एक किताब आती है मेंस के क्वेश्चंस की, बस सिर्फ क्वेश्चन की, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं, सिंगल की किताब है वो, तो वो किताब ले लो, सिंगल की मेंस अनसॉल्व क्वेश्चन टॉपिक वाइज। और उस किताब, जब तुमने परीक्षा मंथन पढ़ी, उसके बाद तुमने सिंगल खोली, मेंस की टॉपिक वाइज क्वेश्चन की अनसॉल्व, फिर तुमने सिंगल से देखो कि परीक्षा मंथन पढ़ने के बाद क्या क्वेश्चन बच रहे हैं जो परीक्षा मंथन में भी कवर नहीं थे और पहले किसी मेंस में पूछ लिए गए थे। तुम वो क्वेश्चन निकालो और उसको पढ़ लो, उसके आंसर बना लो और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो, परफेक्ट। इसके बाहर ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। इवन मतलब जैसे डीयू और मेरे कुछ दोस्त थे जो डीयू लॉ मतलब दूसरे यूनिवर्सिटीज में भी थे, डीयू नहीं, कुछ यहाँ भोपाल में भी यूनिवर्सिटीज में थे, तो वो बता रहे थे कि उन लोग का क्या पैटर्न रहता था कि वो देखते थे सबसे पहले कि पुराने सवाल क्या आ रहे हैं। तो वो कहते थे कि हमने अगर सारे यूनिवर्सिटी के अलग अलग जगहों के सवाल इकट्ठे करके आंसर प्रिपेयर कर लेना, हमारे एग्जाम्स लगभग उससे कवर होते थे, ठीक है। हम लोग का एनएलयू दिल्ली में क्या पैटर्न होता था, हम लोग सोचते थे कि यार इसमें नया आर्टिकल क्या है, उसमें क्या रीडिंग शेयर की गई है, इसमें मैं नया क्या पढ़ लूँ, टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, तो उतना कर लूँ तो हमारा अच्छा होगा। हम पुराने सवाल, हमको उतनी एक्सेस भी नहीं मिलती तब, पहले पहले तो हमारा ये इंक्लिनेशन था ही नहीं। एक बहुत बेसिक सी चीज है, पर नहीं सोचते थे, पता नहीं क्यों नहीं था उस तरफ इंक्लिनेशन। हम सोचते थे कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या की चीज है उसको देख लेता हूँ, या जो भी टीचर ने जो बताया या कोई सी आर्टिकल शेयर किया उसे देख लेता हूँ। पर कुछ कुछ बच्चे ये थे कि वो ये सोचते थे कि हम पुराने सारे सवाल निकालते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो भी पूछे गए उनको देखते हैं। तो अभी अब पर मुझे बाद में समझ में आया कि ये तरीका, मतलब ये इतनी बेसिक सी चीज है, पर मैं दिमाग क्यों नहीं लगा रहा हूँ उतना, कि यार एटलीस्ट जो पुराने सवाल है उनके आंसर्स मेरे पास तैयार होने चाहिए। एग्जैक्ट आंसर नहीं लिख सकता, पॉसिबल नहीं है, कम समय हो तो, पर पॉइंटर्स तो तैयार होने चाहिए। क्योंकि मैं, हाँ ठीक है, मैं पेपर के टाइम अपना माइंड अप्लाई कर दूंगा, अच्छा आंसर लिख दूंगा, वो अपनी अच्छी बात है, पर रिस्क क्यों लेना। अगर पहले से मेरे पास हर सवाल मेन मल्टीपल डायरेक्ट डिक्लेरेशन पे सवाल आ गया, भाई पहले से अगर नोट बना के रखा हो तो मुझे वहां पेपर में दिमाग में लगाना पड़ेगा ना, मेरा हाथ चलेगा जल्दी जल्दी। क्योंकि सवाल अगर डिस्क्रिप्टिव सवाल आ रहा है, तो अगर डिस्क्रिप्टिव सवाल ऑब्वियसली लिमिटेड हो सकते हैं, अगर मैं फैक्ट सिचुएशन दूं तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरा एप्लीकेशन बनना चाहिए। मैं हर बार एक नया फैक्ट बना के दे सकता हूँ ना। कोर्ट में भी तो यही होता है, हर बार एक केस आता है, एक नया चैलेंज लेके आता है। कोई ऐसा नहीं कह सकता ना कि जैसे अभी समय रैना वाला डिस्प्यूट देख लो, रणवीर अलाहाबादी वाला, ऑब्सैनिटी वाला कंटेस्टेड है, कोई ये नहीं कह सकता ना कि अपूर्वा अरोड़ा वर्सेस एनसीटी तो डिसीजन आ गया था तो वैसे ही कर दो, नहीं, अब वापस देखना पड़ेगा कि वो ऑब्सैनिटी में आता है कि नहीं आता। तो वो एप्लीकेशन वाले चीजों में हमेशा एक नया एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। पर जब अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑब्सैनिटी, कितना चेंज हुआ उसमें, वो तो वही नोट रहेगा, है ना।
तो नया केस तो आ नहीं रहा है, वो एक डिस्क्रिप्टिव नोट आ रहा है, तो आपके पास की पॉइंटर्स होंगे अगर पहले से, तो क्यों, तो क्या दिक्कत है उसमें, मतलब तो बहुत बेसिक डिमांड है उस चीज की। तो आप परीक्षा मंथन करो, सारे पुराने सवाल निकाल लो, वो करो, ठीक है। इतना कर लिया काफी है, मेंस हो गया, इतना कर लिया डेफिनेटली मेंस हो गया। बस मेंस में खेल ये रहेगा राइटिंग प्रैक्टिस कितनी होगी, जल्दी जल्दी लिखने की, याद कितना रहा परीक्षा मंथन से, बेरेट से कितना याद रहा, बस। और याद रहा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रट लो या दिमाग मत लगाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड सोर्स, लिमिटेड सोर्स को लो और उसको समझ लो अच्छे से, ठीक है। ये कह रहा हूँ, समझ लो, पर उसको इतने समझ लो, पर उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको इतने अच्छे से याद करो कि टिक कर पाओ जब टेक्निकल सवाल पूछे जाए, एकदम इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड सवाल पूछे जाए, और शॉर्ट नोट्स आए तो जल्दी जल्दी शॉर्ट नोट्स लिख पाओ, ठीक है। अभी जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि जैसे सेक्शन 27 से बार बार सवाल आता है एविडेंस एक्ट के, पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, 4-5 तरीके से सेम सेक्शन पे सवाल पूछ लिया जाता है, तो उसके नोट बना के लिख लिया, आंसर पहले से तैयार करके रख लिया, वहां जाके वही आंसर लिखना होगा, इतना काम रहेगा, ठीक है भाई। यहाँ तक कि मेंस हो गया अब आपका, ठीक है, अपन मेंस पार कर चुके हैं बहुत सारे स्टेट्स का यहाँ तक, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने बोला था हम दिल्ली भी देना चाहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ना इस पूरी, ऐसे समझ लो कि ये एक स्टोरी की तरह चल रहा था, मूवी की तरह। ऐसे मूवी में नहीं आता, क्लाइमेक्स आता है कि सब चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं, कि अच्छा अभी तक तो ऐसा ऐसा हो रहा था, अब यही होना है, नहीं तो अब ये स्टोरी का ना क्लाइमेक्स सेंटर होता है। तो भाई दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में ना वो लोग सारे सवाल ऐसे नहीं पूछते जिनका आपने आंसर पहले से बना के रखा होगा, या एकदम बेसिक सवाल हो गया ना कि राइट अ नोट ऑन डाइंग डिक्लेरेशन, व्हाट इज गिफ्ट, ये सवाल नहीं आएगा वहां पे। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में डिफरेंस बता दो, दिल्ली ये सवाल नहीं पूछेगा। दिल्ली वो सवाल पूछेगा जो लीगली ज्यादा, बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो, मतलब ये ऐसा लीगल इशू हो जहाँ पे आपका कुछ क्रिटिकल एनालिसिस, आपकी तरफ से कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सके कि आपकी उस कंटेस्टेड लीगल इशू पे क्या समझ है, ठीक है। और जनरली उनके वो, जैसे ऑर्डर 6 रूल 17, LIC वर्सेस संजीव बिल्डर्स, एक जो केस आया था, प्रोमिनेंट केस आया था, आई थिंक अराउंड 2022 आया था, वो चल रहा था बहुत इशू, कई बारी ऑर्डर 6 रूल 17 सुप्रीम कोर्ट अलग अलग जजमेंट्स में 2022 से उस पर 22 से अपना कुछ ना कुछ ओपिनियन दे चुकी है। मैंने ना उसको अलग से नोट बना के रखा था, ऑर्डर 6 रूल 17 का। तो मुझे पता था कि ये सवाल इस सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा। और जब मैं देखा पेपर लगा रहा था कि वो सेक्शन ऑर्डर 6 रूल 17 में सवाल आ गया था, और भी ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन थे, मुझे लगा कि नहीं यार ये मतलब मुझे लगा था कि आर्बिट्रेशन में एक इंटरप्ले वाला सवाल था, मुझे लगा कि उसकी बायसनेस देखने के लिए एक सवाल था, क्वेश्चन था आर्बिट्रेटर की, वो सवाल आएगा, तो मैंने उसका पढ़ के रखा था उसके बारे में डिटेल। मैं देखा सेम जो सवाल मैं सोचा था वो सिमिलर सवाल पेपर में आ गया, ठीक है। तो ये नहीं कहूंगा कि किस्मत थी कि आ गया, वो एक्चुअली क्या किया था ना, दिल्ली के लिए ना मैंने क्या किया था, 3 साल के जजमेंट पूरे पूरे लाइव लॉ में जो आते हैं ना, मैं पढ़ लेता था कि 1 साल की आई लाइव लॉ की मैंने पढ़ लिया। अब मैंने कैसे पढ़ा, लाइव लॉ में 4-4 लाइन में हर केस का पहले वो दे देता है अपना जो भी डाइजेस्ट निकालता है, तो मैं पढ़ लेता कि हाँ ये ऑब्वियस है, ये प्रिंसिपल तो मुझे पता है, तो बहुत वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है, ठीक है। एडवर्स पोजीशन कैसे होता है तो पता है कि हाँ ये चीजें हैं, ये पता है। तो मुझे लगता था नहीं, किसी जजमेंट में बड़ा नया चीज लेके आया, जैसे शेयर्ड हाउस होल्ड का डेफिनेशन, शेयर्ड हाउस होल्ड को कैसे इंटरप्रेट करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, किस चीज को शेयर्ड हाउस होल्ड समझेंगे, ठीक है, या लिव इन रिलेशनशिप को, कौन सी रिलेशनशिप को इन नेचर ऑफ मैरिज मानेंगे, ठीक है, ये कैसे समझे, या रिस्पोंडेंट जो है डीवी एक्ट में क्या कहते हैं, क्या जरूरी है सिर्फ मेल हो, ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, कि अभी लॉ में चल रही हो, कुछ नया इंटरप्रिटेशन निकाला, तो उसमें अपना ऑब्वियसली ध्यान जाता है कि हाँ ये तो समझ में आ गया, ये कुछ नया है। दूसरा चीज ये है कि कई सारे केस देखता हूँ तो कई बार कुछ होता है सेटल्ड प्रिंसिपल हो, पर मुझे नहीं पता था, तो मैं अब क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने उसका अलग से नोट बना लिया। तो मेरे नोट्स बने थे एक, मतलब 1 साल का डाइजेस्ट तो पूरा पूरा मान लो मैंने पढ़ा है सारे सब्जेक्ट्स का। उसके बाद ना दूसरा चीज तो मैं ये करता था कि गूगल पे आता था, मैं क्लिक कर देता था ऑर्डर 1, मुझे लग रहा है, मुझे पता है क्योंकि मैंने बुक्स पढ़ी हुई है, जो भी मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता है भाई अगर सीपीसी पढ़ रहा हूँ, ऑर्डर 1 पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए रूल 9 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल 10 रूल 8 कितना इंपॉर्टेंट है, पता है मुझे भाई। ऑर्डर 2 में पढ़ रहा हूँ, रूल 2 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पता है मुझे। ऑर्डर 7 पढ़ रहा हूँ, रूल 11 कितना इंपॉर्टेंट है। प्लेन रिजेक्ट करने के किस तरीके से प्लेन रिजेक्ट करते हो, क्या सिर्फ प्लेन देखते हो या उसके बाहर की चीजें भी देखते हो, उस पर कोर्ट में इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं मुझे पता है। तो मैं गूगल पे लिख देता था ऑर्डर 1 रूल 10, फिर मैं क्या करता था, लाइव लॉ में एक लिंक आ रही थी कि उसमें लिख देता कि लाइव लॉ के ऑर्डर 1 रूल 10 पे सारे केसेस,
ठीक है, मैं उस लिंक पे क्लिक करता था, फिर वो छोटे छोटे वो बनाता ना, एक छोटा छोटा उसमें दिखाता था कि हाँ ये आर्टिकल आया, इस पे ये आर्टिकल आया, मैं देख रहा था सारे, मुझे लगता था कि यार मुझे ये नहीं पता, तो मैं उसको पढ़ता था फिर अपने नोट्स बनाता था। तो मेरे नोट्स ऐसे बने हुए हैं, मतलब, और लाइव लॉ के ना 5 साल तक के केसेस का डेटाबेस लाइव लॉ के पास था। तो एक्चुअली में मेरे नोट्स जो बन गए ना, वो ऐसे है कि मेरे पास लिटरली हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के पिछले 5 साल के जजमेंट्स का कुछ ना कुछ मेरे पास लैपटॉप के, क्योंकि लिखना नहीं पड़ता तो जल्दी बना सकते हो। तो ये चीज में ना मुझे मेरे कॉलेज वाला ना काम जो भी था, मैं सोचता कि फालतू में रिसर्च कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, मुझे लगता था कि अब एग्जाम्स में तो काम नहीं आ रहा जो भी मैंने मेहनत किया जो भी, पर ये चीज वहां काम आ गया क्योंकि मैं कॉलेज में बहुत टाइम लगाया था पढ़ने में। तो ना मेरे लिए केस पढ़ना बहुत मजेदार चीज है, मुझे मजा आता है पढ़ने में, मैं पूरा केस पढ़ूंगा, मुझे जानना इशू क्या है, मुझे जानना ओपिनियन जजेस ने क्या दिया, तो और मैं बहुत जल्दी पढ़ लेता हूँ। तो मैंने ना क्या किया, मैंने आई थिंक मैंने जितने भी मोटे मोटे 319 सीआरपीसी मैंने सब पे बना लिए, अपने लैपटॉप पे एक अलग से ही नोट्स बनाए। तो ये मैंने किया। पर अभी मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों की ये लिमिटेशन होती है कि वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते, ठीक है। मैं इनफैक्ट ये भी करता था कि कोई केस अच्छे से लाइव लॉ से समझ में नहीं आ रहा तो मैं केस खुद पूरा खोल भी लेता था और देख लेता, इंपॉर्टेंट पैरा लोकेट करके पढ़ लिया, ठीक है। पर ये समझ रहा हूँ कि बहुत लोगों की ये लिमिटेशन होती है कि वो पूरा नहीं, इतना ज्यादा गहराई से या इतना जल्दी सारा बहुत सारा नहीं पढ़ सकते, है ना। और जरूरी नहीं कि सारे लोग सिर्फ दिल्ली ही दे रहे हो, दूसरे एग्जाम्स भी देना चाह रहे हैं जो भी है। तो उसमें भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक परीक्षा मंथन की किताब आती है रीसेंट एंड लैंडमार्क केसेस की, ठीक है, अलग से लिख लो, एक आती है रीसेंट एंड लैंडमार्क केसेस। उस किताब में उन्होंने क्या किया है, हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट जो भी केसेस है ना, उनकी 4-4 लाइन दे रखी है कि इस टॉपिक से और वो रीसेंट, सच में रीसेंट है वो केस, मतलब अगर वो किताब 2024 की पब्लिकेशन की होगी ना, तो उसमें 23 तक के केसेस जिक्र किया होगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट केस है, तो वो आया होगा। तो एटलीस्ट इतना तो इंश्योर कर लो कि अगर उस किताब में कोई केस लिखा है और तुमको उस किताब की 4 लाइन पढ़ के वो केस समझ में नहीं आता, तो तुम जाओगे लाइव लॉ पे जाके या गूगल करके वो केस निकालोगे, पढ़ोगे और अपने नोट्स में उसको इंक्लूड कर लोगे। ये तुम नोट्स अपने कॉपी में मत बनाना, क्योंकि इतने सारे केसेस लिखना मुश्किल रहेगा, इसके नोट्स ना लैपटॉप में बना लेना। पर तुम्हारे लैपटॉप में हर टॉपिक से जुड़े नोट्स ऐसे होने चाहिए, ठीक है। सीपीसी में रेस्ट जुडिस, रेस्ट जुडिकाटा, ऑर्डर 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, ये सब नोट्स होने चाहिए तुम्हारे केस केस के। तो आखिरी में तुम्हारे पास एक केसेस का कंपाइलेशन अलग से हो जाएगा। और अगर तुम लाइव लॉ को रेगुलरली पढ़ लो, बस रेगुलरली लाइव लॉ को पढ़ लो और बस एक लाइव लॉ का फोल्डर बना लो, वो मतलब जेम है। क्योंकि एक्चुअली में जो कंटेस्टेड इश्यूज है ना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि आर्बिट्रेशन पढ़ रहे हो तो पब्लिक पॉलिसी वाला सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुम्हें चल जाएगा एविडेंस पढ़ रहे हो तो रिकवरी जो सेक्शन 27 है उसमें कितने सारे अलग अलग जजमेंट्स हो चुके हैं, कैसे देखेंगे कि भाई पंचनामा के विटनेस हॉस्टाइल हो गए तो कोर्ट क्या ओपिनियन ले रही है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का जो एविडेंस है वो कोरोबोरेटिव है, अगर वो एब्सेंट हुआ तो फिर कोर्ट क्या करेगी, ये तुम अपने आप पढ़ लोगे। और इसमें ना मजेदार चीज पता है क्या है, लोगों को लगता है ये कठिन है, पर मुझे लगता है यार ये उतना कठिन नहीं है। ये ऐसे ना किताबों जैसे मूवीज की स्टोरीज दिमाग में बैठ जाती है, ऐसा है ये। क्योंकि केसेस पढ़ रहे तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तुम्हें उसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने दिल्ली के लिए अपने जो भी केस पढ़े थे, अपने प्रिंट निकलवा लिया अपना लैपटॉप से जो भी नोट्स बनाने के बाद, उसके बाद मैंने उन प्रिंटेड नोट्स को 1-2 बार ही देखा होगा, मैंने उसको याद नहीं किया, कोई भी याद नहीं किया। पर ऑब्वियसली जब आप पढ़ रहे हो समझ रहे हो ना, तो अपने दिमाग में इनग्रेन्ड हो ही जाता है कॉन्सेप्ट। और दिल्ली मेंस में एक बहुत अच्छी चीज करता है, दिल्ली मेंस में आपको बेरेक्ट ऑलरेडी दे देता है, तो मेंस में आपको ये डर नहीं रहेगा कि यार मैं भूल गया ये चीज, वो बेरेक्ट तो दे रहा है आपको, ओपन बुक है वो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो आप मेंस लिख दोगे दिल्ली का इजीली। और इवन जो लोग दिल्ली नहीं दे रहे उनके लिए ये चीज ऐसे काम आ जाएगी कि आपका एक केसेस का अगर डेटाबेस अलग से बन रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप कोई इंसान डाइंग डिक्लेरेशन पे आंसर लिख रहा है, सब लोग एक शॉर्ट नोट लिख रहे हैं, ठीक है। कई कोचिंग वाले बोलते हैं कि हम जितना बता रहे हैं उतना ही लिखो, बच्चे उतना ही लिखते हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह। आपके आंसर में अगर उनसे 4 लाइन एक्स्ट्रा आ गई तो, या आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, इंटरव्यू में तो अंडरस्टैंडिंग चेक होगी होगी, तो आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग दिखेंगे। बस डिफरेंशिएशन क्या करना है, जो लोग दिल्ली नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ दूसरे स्टेट देना चाहते हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि हम केसेस में अपना टाइम बहुत ज्यादा ना लगाएं। और जिन लोगों के लिए दिल्ली एक प्रिफर्ड स्टेट है, उनको ये ध्यान रखना है कि हाँ नहीं, हमें केसेस में टाइम देना है, इक्वली 50-50 करना है। और बाकी लोग मान लो 70-30, 80-20 ऐसे रेशियो में रख लो, ठीक है ना। इतना मिनिमम इतना तो करना है कि परीक्षा मंथन की रिसेंट और लैंडमार्क केसेस वाली किताब के केस एक बार तो पढ़े होने चाहिए, इतना तो करना है।
कई बार वो एमसीक्यू में केस का नाम पूछे, कॉन्सेप्ट ना पूछे तो एमसीक्यू में केस का नाम पूछ लेते हैं, तो कोई बुराई नहीं उतना करने में, ठीक है। और अपने मजे के लिए, अपनी खुशी के लिए लाइव लॉग पढ़ लो, कि पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का एक फन होता है ना, पढ़ने का एक मजा होता है कि पढ़ के एक वो फील आता है कि यार मुझे ये एक्स्ट्रा चीज पता है। अगर मैं किसी से बात करूं सीपीसी पे, तो मुझे एसआरए पे बात करूं मैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे, इंजंक्शन कब देना है, क्या ट्रिपल टेस्ट है, मुझे पता है इंजंक्शन का। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो केस पढ़ के ही आएगा ना, अप्लाई कैसे हो रहा है। तो लाइव लॉ को अपनी खुशी के लिए पढ़ते चलो, इतना तो बेसिक मान लो कि खुशी के लिए पढ़ रहा हूँ लाइव लॉ, बस। तो यहाँ पे खत्म है, इतना करोगे तो मेरे हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। तो ये पूरा कहानी की तरह था। फाइनल कंक्लूजन यही है कि प्री के लिए डायरेक्ट एमसीक्यू किताब, परीक्षा मंथन मेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलॉन्ग विद परीक्षा मंथन और डायरेक्ट का जो भी नॉलेज था वो, और जो लोग दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल ऐसे एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए लाइव लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है। बाकी लोगों के लिए भी जरूरी है, पर दिल्ली वालों इस पर ज्यादा फोकस करें।